कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो मज़ा ही आ जाए। 1206 से इसने अपना शासन चलाना शुरू किया, वो तो बाद में हम देखेंगे। पहले इसके बचपन से लेकर 1206 ईस्वी के बीच में इसका प्रारंभिक इतिहास, कहाँ से आया था, क्या करता था, वो सब मालूम पड़ जाए तभी तो मज़ा आएगा। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये व्यक्ति है, इसे निशापुर के बाज़ार में बेच दिया गया था। ये पता नहीं किसने बेचा था, लेकिन ख़रीदने वाला ये मालूम है। काजी एक था जिसका नाम था फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी। फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने ऐबक को ख़रीदा था। कहाँ से? निशापुर के बाज़ार से ख़रीदा था। अब आप पूछेंगे निशापुर कहाँ है? ये ईरान में एक जगह पड़ती है। ईरान में एक निशापुर नामक की बाज़ार पहले लगती थी, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो वहाँ पे ग़ुलामों को बेचा या ख़रीदा जाता था। तो उसी बाज़ार में ये कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा गया था और ख़रीदने वाले थे काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी। इन्होंने अपने बेटे की तरह पाला भैया इसको, और इसको सारी विद्याएं दी, मतलब अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी चलाना अच्छे से सिखा दिया। और ये होनहार भी था, जल्दी सीख भी गया था। लेकिन फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ की मृत्यु हो जाती है और फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ के जो बेटे हैं ना, फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देते हैं। और धीरे धीरे बेचते बेचते लास्ट में इसको किसने ख़रीद लिया? मोहम्मद गौरी ने ख़रीद लिया। मोहम्मद गौरी ने जब इसको ख़रीदा, इसको ख़रीद कर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा ये टैलेंटेड था। इसमें सीखने की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, सीखने की भूख बहुत ज़्यादा थी और जल्दी सीख जाता था। इसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो मोहम्मद गौरी ने इसे ख़रीदा, बहुत खुश हुआ। अब मोहम्मद गौरी का ये ग़ुलाम हुआ करता था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी सी चीज़ तो पहले ही आपको मालूम ही होगी, मैं बता देता हूँ। ये मोहम्मद गौरी का ये पूरा साम्राज्य है। मोहम्मद गौरी ने अपना पूरा ये साम्राज्य फैला रखा था। गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। गजनी कहाँ पे है? गजनी अफ़गानिस्तान में पड़ता था, और उसी को अपनी राजधानी बनाकर इसने पूरा साम्राज्य फैला रखा था। भारत पर भी इसने आक्रमण किए थे, ये सब आपको मालूम ही है। 1175 में भारत पर आक्रमण किया था। नहीं पढ़ा तो मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा दिया मैंने, पढ़ लीजिए। तो अपना साम्राज्य इसने यहाँ तक फैला दिया था। और मोहम्मद गौरी के कई गुलाम हुआ करते थे। इसके कोई बेटा नहीं था मोहम्मद गौरी का, कई गुलाम हुआ करते थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो ये गजनी से रूल कर रहा है। गजनी को अपनी केंद्र बनाकर जो शासक रूल कर रहा है मोहम्मद गौरी, रहेगा तो ज़्यादातर गजनी रहेगा। बस भारत में आता था, क्षेत्र जीत के चले जाता था। तो भारत का जो क्षेत्र है इसे संभालने के लिए, या कहा जाए गवर्नर के रूप में, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही संभाल दे दिया था, ठीक है। इसके और भी गुलाम थे। ताजुद्दीन यलदौजा था, बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, पूरा समाप्त कर दिया था, जलाकर राख कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो 6 महीने से ज़्यादा समय तक जलती रही, इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा किताबें वहाँ पर थीं। और नसरुद्दीन कुबाचा, ये भी मोहम्मद गौरी के ग़ुलाम थे। इन सब का रोल आएगा अभी जब इल्तुतमिश के बारे में आप पढ़ेंगे ना, इन सब का नाम आएगा। इन सब ने बहुत परेशान किया था इल्तुतमिश को, वो मैं आपको बताऊंगा। बख्तियार खिलजी तो छोड़ दीजिए, ये बंगाल में ये मृत्यु भी हो गई थी इसकी, ये मर गया था, ये छोड़ दीजिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत वाला क्षेत्र संभाल रहा था। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में, तब मोहम्मद गौरी की कोई औलाद तो होती नहीं है। इसके जो गुलाम होते हैं उसके पूरे साम्राज्य को बांट लेते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में लाहौर, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, या कहा जाए भारत वाला क्षेत्र आ जाता है। यलदौजा के हाथ में गजनी वाला क्षेत्र आ जाता है, और नसरुद्दीन कुबाचा के हाथ में उच्च और मुल्तान का क्षेत्र आ जाता है। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये आ जाता है। लेकिन अभी तक मैं आपको जो कहानी बता रहा हूँ ना, अभी तक मोहम्मद गौरी मरा नहीं है। जब मरेगा तब ये संभालेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बात की बात है। अभी तक मैं प्रारंभिक इतिहास ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो चलिए ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, तो जब ख़रीदा मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उसकी होनहार को देखते हुए, उसके टैलेंट को देखते हुए इसने एक बड़े पद पर उसको बैठा दिया। अमीर आखूर, जो शाही अश्वशाला होती है जहाँ पर घोड़े, शाही घोड़े रखे जाते हैं, उसका अधिकारी बना दिया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखूर का पद दे दिया, अर्थात शाही अस्तबल का एक प्रधान बना दिया। जिस समय मोहम्मद गौरी का ये साम्राज्य, ये देख लीजिए, मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य को फैला रहा था, उसी के बगल में आप यहाँ पर देख लीजिए ख्वारिज़्म साम्राज्य भी था।
ख्वारिज्म साम्राज्य के उस समय जो शासक थे ख्वारिज्म शाह थे या सुल्तान शाह भी उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुल्तान शाह भी कहा जाता है या ख्वारिज्म शाह भी कहा जाता है। ख्वारिज्म शाह या सुल्तान शाह, ठीक है। हालांकि उनका नाम एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ पाया इतिहासकारों को, इसलिए ये जो वंश था ख्वारिज्म वंश उसी के नाम से बोल दिया ख्वारिज्म शाह, या सुल्तान था वहाँ का तो सुल्तान शाह बोल दिया। तो एक दिन घोड़े से ये बॉर्डर पर घूम रहा होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ बॉर्डर पर घूम रहा होता है तो सुल्तान शाह जो है इसे पकड़ लेता है, इसे कैद कर लेता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कैद कर लेता है। उस समय इसकी मृत्यु ही हो गई होती अगर मोहम्मद गोरी ने इसको नहीं बचाया होता। मोहम्मद गोरी इसको बचा लेता है, अटैक करता है ख्वारिज्म शाह पर, मोहम्मद गोरी इसको बचा लेता है। ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता, ना ही पूछा जाएगा मुझे लगता है, लेकिन ये पूरी कहानी मुझे लग रहा है कि पूरी डिटेल में आपको बताऊं ताकि मज़ा भी पढ़ने का आए, ठीक है। ये मैप देखिए पहले, ये मैप जो है ना ये डार्क रेड कलर में, यही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फैलाया गया साम्राज्य था मैक्सिमम। ये जो ये वाला रेड कलर है, ये जो रेड है, ये किसके द्वारा? इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर फैलाया गया, ये बाद में आप देखेंगे। अब जब तराइन का युद्ध होता था ना, 1191 में पहला युद्ध हुआ था तराइन का, और 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गोरी ने। तराइन का पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ये तो आपको मालूम है। और चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, और जयचंद उसमें हार गए थे। तो तराइन के युद्ध और चंदावर के युद्ध में जब मोहम्मद गोरी युद्ध लड़ रहा था उस समय ऐबक भी था, उस समय ऐबक ने भी गोरी का साथ दिया था, ठीक है। जब युद्ध में मेन जो होता है उसी का तो नाम आता है, जो पीछे से सपोर्ट करते हैं उनका नाम तो आता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इन युद्धों में साथ दिया था। इसके अलावा जब मोहम्मद गोरी चला गया था गजनी, तो भारत वाला क्षेत्र संभालने के लिए किसको दिया था? अर्थात राज्यपाल या गवर्नर कहा जाए या सूबेदार कहा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया था। तो उस समय 1197 में ईस्वी में, अभी तक मोहम्मद गोरी जिंदा है, 1197 ईस्वी में गुजरात के अहिलवाड़ पर हमला किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भीमद्वितीय को हराया था। ये भीमद्वितीय सोलंकी वंश के शासक थे। गुजरात का चालुक्य वंश जो थे ना, गुजरात के चालुक्य वंश, उन्हें सोलंकी वंश भी कहा जाता था। वहाँ के राजा थे भीमद्वितीय, उनको हराया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद गोरी ने भी एक बार आक्रमण किया था भीमद्वितीय को, लेकिन भीमद्वितीय को हरा नहीं पाए थे, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम है उसने भीमद्वितीय को हरा दिया था, सोलंकी वंश के राजा को हरा दिया था, इसलिए फैक्ट जरूरी है। और 1203 ईस्वी में कालिंजर के किले पर भी अधिकार कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी उस समय एक टेढ़ी खीर के बराबर काम हुआ करता था, बहुत डिफ़िकल्ट काम हुआ करता था, लेकिन इसने आसान कर दिया। तो अभी तक 1206 से पहले की कहानी आप देख रहे हैं, मोहम्मद गोरी के ही अधीन ये गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक काम कर रहा है, अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का भी अर्थ एक बार परीक्षा में पूछा गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। अब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को इसके जो गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, वो आपस में बांट लेते हैं। और भारत वाला जो क्षेत्र है, लाहौर दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, वो किसके हाथ में आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आता है। 25 जून 1206 ईस्वी में ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कराया और राजधानी किसको बना लिया? लाहौर को। लेकिन दिल्ली सल्तनत में, जो दिल्ली साम्राज्य ऐसा है जिसमें सभी लगभग शासकों ने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया, लेकिन पहला ही शासक जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, उसने लाहौर को राजधानी बनाया था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो इल्तुतमिश था। इसीलिए तो मैंने बताया पहले ही कि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली को उसने राजधानी बनाया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का नाम ही दिल्ली से है, तो आप समझ पा रहे हैं। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। अब 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, लेकिन 2 साल के बाद 1208 ईस्वी में
गौरी का एक भतीजा था, मोहम्मद गौरी जो 1206 में मर गया था, उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद था। उसने औपचारिक रूप से दास मुक्ति पत्र भेज दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके माध्यम से ये कहा कि अब आप हमारी फैमिली से जो दास हमारे दास हो ना, आप हमारे दास हो, उससे मैं मुक्ति करता हूँ आपको। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम हुआ करता था जो है किसका, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ही नहीं, पूरे फैमिली का गुलाम माना जाता है। तो मोहम्मद गौरी तो मर गया है, तो मोहम्मद गौरी के ही बिहाफ पर उसके भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने एक औपचारिक मुक्ति पत्र भेजा था। उसके माध्यम से ये कहा कि आप अब मुक्त हो, आप हमारे गुलाम नहीं हो, हमारी फैमिली के गुलाम नहीं हो, आप मुक्त हो और आप सुल्तान की उपाधि भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। क्यों नहीं ग्रहण की? क्योंकि ये मोहम्मद गौरी को अपना गुरु मानता था, एक तरीके से उसके एहसान तले दबा हुआ था, इसलिए उसने मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि बनकर शासन किया, अर्थात उसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि ग्रहण की। किसी शासक के अधीन रहने वाले जो मंत्री होते हैं वो मलिक और सिपह सलार कहलाते हैं। तो ये कभी भी सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण नहीं की, इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि ग्रहण की। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड मैं बताऊं, एज ए दिल्ली का शासक 1206 से 1210 रहता है। 1206 से 1210 तक इसने रूल किया था। ऐबक को दो और नामों से, इम्पोर्टेंट नामों से और बुलाया जाता है। कई नाम थे लेकिन दो जो मुख्य रूप से आप याद रखने हैं, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, लाख बख्श और पील बख्श। लाख बख्श ऐसा व्यक्ति जो लाखों का दान करता हो, उसे लाख बख्श कहा जाता है। इतिहासकार बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक भी लाखों का दान करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श की उपाधि या लख बख्श नाम बोला गया है। पील बख्श जो हाथियों का दान करते हैं उसे पील बख्श कहा जाता है। तो हाथियों का भी दान करने के लिए फेमस है, तो इसलिए पील बख्श के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा दो इतिहासकार, दो लेखक, उनके नाम आप याद रख लीजिए, दो ऐबक के दरबार में रहते थे, हसन निजामी और फ़ख्मुद्दब्बीर। हसन निजामी की एक पुस्तक है ताजुल मासिर। इसके अलावा फ़ख्मुद्दब्बीर की एक पुस्तक है साजरा अंसब। इन पुस्तकों से हमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके आसपास का इतिहास जानने को अच्छे से मिला है। तो ऐबक के दरबार में हसन निजामी और फ़ख्मुद्दब्बीर रहते थे। हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर, या हसन निजामी ने किसकी रचना की है, परीक्षा में पूछा जाएगा, ताजुल मासिर। फ़ख्मुद्दब्बीर ने किसकी रचना की है, साजरा ए अंसब की। और ऐबक के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ। भारत की जो पहली मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, जो दिल्ली में बनवाई थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। हालांकि अभी ये खंडित हो चुकी है, ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेष कुछ यहाँ पर हैं, तस्वीर के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है। भारत में पहली मस्जिद बनवाने वाला शासक कौन था, ऐबक था। याद रख लीजिए, बहुत बड़ी बात है ये। मस्जिदें बहुत हैं लेकिन पहली मस्जिद किसने बनवाई थी और उसका नाम क्या है, कुव्वतुल इस्लाम ऐबक ने बनवाई थी। कहाँ पे, दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ये किसने बनवाया था, ऐबक ने ही बनवाया था। इससे पहले ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, एक सरस्वती विश्वविद्यालय था, एक सरस्वती विद्या मंदिर कहा जाए या विश्वविद्यालय था, इसको तोड़वा कर इसने बनवाया था इस पर 2.5 दिन का झोपड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो काम शुरू करवाने वाला सुल्तान या शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। हालांकि इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाला, कंप्लीट करवाने वाला इल्तुतमिश था, लेकिन शुरुआत किसने की, बनवाने के लिए शुरुआत किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की थी। पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। लेकिन कुछ समय बाद बिजली गिर जाती है तो ऊपर की मीनारें नष्ट हो जाती हैं। तो फिर आगे चलकर जब खिलजी वंश पढ़ेंगे तो फिरोज खिलजी आएगा तो वो उसकी मुरम्मत करवाएगा, वो आगे की कहानी है। ये देख लीजिए, आपकी कुतुब मीनार है, दिल्ली में ही है। ये कहाँ पे है, दिल्ली में। और कुतुब मीनार से आपको समझ में ये ना आ जाए कि कहीं इसने अपने नाम से कुतुब मीनार बनवाई, नहीं नहीं। कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार ही क्यों रखा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। उस समय एक सूफी संत हुआ करते थे, उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पर इसने कुतुब मीनार बनवाई थी, ना कि अपने नाम पर। ठीक है, किसके नाम पर बनवाई थी? एक सूफ़ी संत थे, उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के नाम पर इसने कुतुब मीनार का नाम रखा था। और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु ऐसे होती है कि ये घोड़े पर बैठ के चौगान खेल रहा होता है। हालांकि जो पोलो कहा जाए, चौगान कहा जाए, ये घोड़े पर ही खेला जाता है, घोड़े पर ही बैठ के खेला जाता है। तो उसी को खेलते दौरान ये घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा आराम शाह शासक बनता है, कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए शासक बनता है, और इसको बड़े ही आराम से इल्तुतमिश ने सिंहासन से हटा दिया। इल्तुतमिश अब शासक बनेगा। इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से हटाकर, गद्दी छीनकर खुद सुल्तान बना था, और इल्तुतमिश बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया हूँ। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मैंने आपको बताया था ना, ये पहले क्या हुआ करता था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये जो है सरस्वती विद्या मंदिर हुआ करता था। तो ये भी तो आप पूछ सकते हैं कि सरस्वती विद्या मंदिर जो था वो किसने बनवाया था? वो किसने बनवाया था? तो वो विग्रहराज विशलदेव ने बनवाया था। विग्रहराज विशलदेव चतुर्थ एक शासक थे, उन्होंने बनवाया था। संस्कृत विद्यालय कहा जाए या सरस्वती विश्वविद्यालय, उसी के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। अब पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। अब इल्तुतमिश को पढ़ने से पहले मोहम्मद गौरी के गुलामों के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इनका रोल भी आने वाला है। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी 1206 ईस्वी में, तो आप जानते ही हैं भारत वाला क्षेत्र, जो मुख्य तौर पर दिल्ली और लाहौर वाला क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में था। हालांकि इसने अपना साम्राज्य धीरे धीरे और बढ़ाया भी, मैप में आपको दिखाया मैंने, अभी और दिखा दूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मुल्तान और सिंध वाला जो क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र में किसका रूल है? अभी कुबाचा का रूल है। ठीक है, और गजनी वाले क्षेत्र में किसका रूल है? यलदोजा का रूल है। और हालांकि बंगाल वाले क्षेत्र में ये बख्तियार जो खिलजी था, ये मर चुका है, इसकी मृत्यु हो गई थी, इसको छोड़ दीजिए। अब यलदोजा और कुबाचा के बारे में याद रखिए, ये बहुत परेशान करने वाले हैं इल्तुतमिश को, क्योंकि आप ही सोचिए, ये तीनों गुलाम थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर जाता है तो कुबाचा और यलदोजा, इनको तो लगेगा, इनके मन में तो लड्डू फूटेगा ही कि भारत वाला क्षेत्र इनको मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। ये अपने दिमाग में सोच रहे थे कि भारत पर असली हकदार तो यही हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनका साथी गुलाम था वो मारा जा चुका है, मर गया है, एक्सीडेंट उसका हो गया था, आप जानते ही हैं, पोलो खेलते हुए। तो ये सोचते थे कि हमें भारत का क्षेत्र मिल जाए, लेकिन वहाँ पे गद्दी पे बैठ गया था इल्तुतमिश, तो इनको रास नहीं आ रहा था, इसलिए बहुत परेशान करने वाले हैं। लेकिन इल्तुतमिश ने इनका जवाब तलवार से दिया, इन सब को समाप्त किया। अभी मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से इसने सारी चुनौतियों को समाप्त किया। फिलहाल आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि गजनी में कौन बैठा हुआ है? फिलहाल यलदोजा बैठा हुआ है, और मुल्तान वाले क्षेत्र में पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये आपका कुबाचा बैठा हुआ है, और कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे अभी और आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इसका रूल रहता है। गद्दी पर ये बैठता है 1211 ईस्वी में। इसका जो पूरा नाम था मलिक शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था और इल्तुतमिश भी उसका गुलाम था। तो इल्तुतमिश क्या हो गया? गुलाम का भी गुलाम हो गया, है कि नहीं? क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये मैप आप समझिए, डार्क रेड कलर में जो ये साम्राज्य है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य फैलाया हुआ था। लेकिन लगभग 25 सालों तक शासन करने वाला इल्तुतमिश, इसने अपने साम्राज्य को इतना बढ़ा दिया। ये मैप देख लीजिए कितना बढ़ा दिया। इसके सामने हालांकि चुनौतियां बहुत भारी थी। वो फिल्मी डायलॉग है ना कि ये जब गद्दी पर बैठा था, ये कांटों का ताज सिर पे लेकर बैठा था, लेकिन इसने बहुत ही
दिमाग से बहुत ही सफलतापूर्वक अपने विरोधियों का दमन किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, सब देखने वाले हैं हम। जब ऐबक की मृत्यु हुई थी ना, उस समय ये बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया गया था। जब ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय ये बदायूं का सूबेदार था, जो ऐबक ने इसको नियुक्त किया था। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश आप लिख देंगे, याद कर लीजिए। अगर आपसे संस्थापक केवल पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का तो कुतुबुद्दीन ऐबक लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो इल्तुतमिश ही था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी और ना ही उसे बगदाद के खलीफा से जो है सुल्तान की उपाधि मिली थी। जो खलीफा हुआ करते थे बगदाद के, वो अगर सुल्तान की उपाधि देते थे तो ही वैधानिक रूप से उस समय मान्य होता था कि हाँ ये सुल्तान है। उस समय ये परंपरा चली आ रही थी कि बगदाद के खलीफा ही सुल्तान की उपाधि दिया करते थे, तो ये ज़्यादा मान्य रखता था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही है, क्योंकि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला उस समय थे, इन्होंने सुल्तान की उपाधि दी थी इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश गद्दी पर 1211 में ही बैठ गया था, लेकिन बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद, लगभग 18-19 वर्षों के बाद इससे सुल्तान की उपाधि दी गई बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह के द्वारा। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा बच्चों, तो इतनी आसानी से नहीं उसको राजपाट मिलने वाला था। उसके सिर पे बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसा मैंने मैप में बताया, मैप को विस्तारित किया उसने, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन चुनौतियां बहुत थी। एक एक चुनौती को अच्छे से हम समझते हैं तो मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले गजनी के यलदौज का डर, गजनी के यलदौज की चुनौती। जैसे मैंने बताया ना, यलदौज कौन था? जो गजनी वाला क्षेत्र संभाल रहा था, मोहम्मद गौरी का ये भी गुलाम था, तो इसका भी डर था, इसकी भी चुनौती थी। इसको कैसे सॉल्व किया वो मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा मुल्तान का जो कुबाचा था, कुबाचा का भी चुनौती थी, कुबाचा का भी डर था। इसके अलावा चंगेज खां, ओहो, चंगेज खां इतना डेंजरस, इतना खतरनाक शासक था। 1227 में इसकी मृत्यु हुई। जब तक इसकी मृत्यु नहीं हुई थी ना, आसपास का जो क्षेत्र था वो थरथरा कर कांपता था। उसके सपने में ये आया करता था, अपने बच्चों को डराने के लिए चंगेज खां का नाम लिया करते थे, इतना खतरनाक था। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था चंगेज खां। इतनी तेज़ी से इसने अपना साम्राज्य फैलाया। अभी मैं जब जिक्र करूँगा इसका तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। बंगाल समस्या, जो ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन जो गवर्नर था बंगाल का, अली मर्दान खां, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है बंगाल का। तो बंगाल को भी अपने साम्राज्य में मिलाने में बहुत कठिनाइयाँ आई इल्तुतमिश को, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ हिंदू शासक जो राजस्थान, मुख्य तौर पर राजस्थान में रूल कर रहे थे, जो राजपूत थे, उनका भी डर था, उनका भी विरोध था, वो भी उसने ख़त्म किया। किस प्रकार ख़त्म किया वो भी मैं देखूंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। यूपी में भी कुछ शासकों का विरोध था, वो भी ख़त्म किया उसने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गजनी के यलदौज का डर कैसे ख़त्म हुआ, गजनी के यलदौज की समस्या कैसे ख़त्म हुई। 1211 में जब ये गद्दी पर बैठा तो जो यलदौज था उसने अपने दिमाग में ये रख लिया, भाई साहब अब भारत तो मेरा ही है, भारत पर असली हकदार मैं हूँ, क्योंकि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, भारत हो चाहे पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो या चाइना वाला क्षेत्र हो, ये अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझने लग गया था यलदौज। और बगल में कुबाचा भी था, आप जानते ही हैं। लेकिन जो ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी ना, तुरंत कुबाचा ने लाहौर पर अटैक कर दिया। तुरंत कुबाचा ने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया। लाहौर को क्या किया? अपने कब्जे में ले लिया। और उसी दौरान जो ही कुबाचा ने लाहौर को अपने कब्जे में लिया,
उसी दौरान जो ख्वारिज़्म साम्राज्य का जो शासन है, जो शासक था वो मंगबरनी था। कौन था? जलालुद्दीन मंगबरनी। इससे पहले मैंने ख्वारिज़्म साम्राज्य का एक शासक सुल्तान शाह के बारे में बताया था, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरफ्तार कर लिया था। उसी का बेटा है जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है, यहाँ पर ख्वारिज़्म साम्राज्य है और यहाँ पर ये गजनी वाला साम्राज्य किसके हाथ में है? यलदौज के हाथ में है। और ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ये किसके हाथ में है? ये आप जानते हैं कुबाचा के हाथ में है। और यहाँ पर बेचारा बैठा हुआ है इल्तुतमिश। ठीक है, ये मैप आप समझ पा रहे हैं। जो ही कुबाचा ने लाहौर पर हमला किया, लाहौर पर अपना अधिकार किया, उसी समय जो जलालुद्दीन मंगबरनी था इसने गजनी पर अटैक कर दिया। गजनी पर अटैक किया और यलदौजा को हरा दिया। यलदौजा के पास भागने के लिए कोई जगह बची नहीं, तो मजबूरन यलदौजा को भी लाहौर वाले क्षेत्र में आना पड़ा, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आना पड़ा। लाहौर जीत लिया उसने, लाहौर उसने कुबाचा से छीन लिया। और पंजाब का कुछ जो रीजन है, पंजाब जो आज पाकिस्तान में है, भारत में जो पंजाब वाला रीजन है, उस पर भी इसने अधिकार कर लिया और यहाँ पे रूल करने लग गया। लगभग 4-5 साल तक इसने रूल किया यलदौजा ने, क्योंकि गजनी से ये भगा दिया गया था। किसके द्वारा भगाया था? जलालुद्दीन मंगबरनी के द्वारा भगाया था। और जलालुद्दीन मंगबरनी ने गजनी को अपने अधिकार में ले लिया, अर्थात इसने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। इसने अपना साम्राज्य, ख्वारिज़्म साम्राज्य बढ़ा लिया। सब चीज़ें नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा बस। जब ये साम्राज्य इसने बढ़ा लिया और जो यलदौज था वो लाहौर और पाकिस्तान वाला जो पंजाब वाला रीजन है यहाँ पर आ गया, तो उसके बाद 4-5 साल इसने यहाँ रूल किया। उसके बाद अपने दिमाग में ये रखने लग गया कि अब मैं भारत को जीतूंगा, भारत पर मैं अटैक करने वाला हूँ। तो उसी दौरान एक युद्ध होता है, तराइन का तीसरा युद्ध। 1216 ईस्वी में ये युद्ध फाइनल ख़त्म हो गया था। इस युद्ध में एक तरफ तो यलदौज था, दूसरी तरफ इल्तुतमिश था। तो यलदौज को इस युद्ध में हराया इल्तुतमिश ने और यलदौज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके बदायूं के जेल में बंद कर दिया और वहीं पे उसकी हत्या करवा दी गई। तो यलदौज का जो डर था वो समाप्त हो गया। यलदौज का डर 1216 ईस्वी में समाप्त हो गया। ये तराइन का तीसरा युद्ध कहीं 1215 भी आपको लिखा आएगा। मैं आपको हकीकत बताऊं, तराइन का जो तीसरा युद्ध है, ये शुरुआत तो 1215 के लास्ट में ही, आखिरी महीनों में शुरू होती है, लेकिन ये लगभग 25 जनवरी 1216 ईस्वी तक ये समाप्त होता है। तो लास्ट जब समाप्त होता है तो ये 1216 है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको 1216 ही देखने को मिलेगा। तो तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ था। तराइन का पहला और दूसरा युद्ध मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है। तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, या एग्जैक्टली कहा जाए पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। तो एक पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरा हार गए थे। और तराइन का तीसरा युद्ध यलदौजा और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। यलदौजा को समाप्त कर दिया गया, तो यलदौजा की प्रॉब्लम ख़त्म। यहाँ पे 1216 में जब यलदौजा को हराया इल्तुतमिश ने, तो एक गलती कर दी। गलती ये कि उसने तुरंत लाहौर और पंजाब वाले क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया। तो इसका फ़ायदा उठाकर कुबाचा ने फिर से लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। हालांकि अपना क्षेत्र कुबाचा बढ़ाएगा तो 1217 में फिर से इल्तुतमिश कुबाचा पर अटैक करेगा और लाहौर को छीन लेगा, लेकिन कुछ समय के लिए होता है। बार बार कुबाचा जो है परेशान करता रहता है, बार बार लाहौर को जीत लेता है। ये फाइनल जो प्रॉब्लम 1228 में ख़त्म होगी। फिलहाल वो आगे चल के देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए। गजनी का जो यलदौज था उसका जो है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, ये समझ में आ गया आपको? अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये याद रखिए कि 1216 में जब ये युद्ध समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ, लाहौर पर तुरंत अधिकार नहीं कर पाया इल्तुतमिश, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुबाचा ने तुरंत लाहौर पर फिर से कब्जा कर लिया। ठीक है, अब चंगेज खां का आक्रमण हो जाता है बच्चों। मैं कुबाचा वाली समस्या बाद में सॉल्व होगी 1228 में, तो वो बाद में देखेंगे। पहले चंगेज खां का आक्रमण हो जाता है 1221 ईस्वी में। चंगेज खां के आक्रमण के समय पूरी स्थिति देख लीजिए क्या है। तो जलालुद्दीन मंगबरनी ने गजनी को अपने अधिकार में कर लिया है, ये तो आपको पता ही है। यलदौज पर अटैक किया था और गजनी को अपने अधिकार में कर लिया है।
और कुबाचा जो है वो लाहौर लेकर बैठा हुआ है। कुबाचा लाहौर लेकर बैठा हुआ है, ये बार बार लाहौर जीत लिया करता था। अब चंगेज खां का आक्रमण होता है। पहले चंगेज खां की तस्वीर देख लीजिए ताकि अच्छे से समझने में आपको आसानी हो। 1227 में इसकी मृत्यु होती है और 1227 ईस्वी तक इसने अपना साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य फैला दिया था, इतना बड़ा साम्राज्य देख लीजिए, वाह वाह वाह। इसने मंगोलिया से छोटा साम्राज्य शुरू किया था, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते देख लीजिए कहाँ तक इसने बढ़ा दिया। देखिए 1220 का ये टाइम पीरियड है, लगभग 1220 ईस्वी का ये टाइम पीरियड है। ये तेज़ी से जीतता हुआ आ रहा है और यहाँ पे ख्वारिज़्म साम्राज्य है। ख्वारिज़्म साम्राज्य का अब जो दायरा है वो बढ़ चुका था और वो दायरा गजनी तक आ गया था। आप जानते ही हैं गजनी भी जीत लिया था उसने, तो जलालुद्दीन मंगबरनी ने अब गजनी को भी जीत लिया था। लेकिन मंगोल अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे, तो मंगोल शासक चंगेज खां ने अपना एक दूत भेजा मंगबरनी के पास, जलालुद्दीन मंगबरनी के पास भेजा, अर्थात ख्वारिज़्म साम्राज्य के शासक के पास भेजा और कहा आप जो है ना चंगेज खां की अधीनता को स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो ख्वारिज़्म साम्राज्य को हम समाप्त कर देंगे। वो फिल्मी डायलॉग कहते हैं ना कि नेस्ता नाबूद कर देंगे। लेकिन मंगबरनी हंसा, उसने तुरंत गला काट दिया, उस दूत का गला काट दिया जो चंगेज खां के द्वारा भेजा हुआ था। कई इतिहासकार बताते हैं कि वो दूत और कोई नहीं चंगेज खां का भाई ही था। उसके बाद होना क्या था, अटैक कर दिया इल्तुतमिश के ऊपर और ख्वारिज़्म साम्राज्य को समाप्त कर दिया, अपने में मिला लिया। देख लीजिए मैप देखिए, उसने ख्वारिज़्म साम्राज्य को अपने में मिला लिया और युद्ध होता है चंगेज खां और मंगबरनी के बीच में। उस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ इंडस। चंगेज खां और मंगबरनी के बीच में युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ इंडस। सिंधु नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, लेकिन मंगबरनी टिक नहीं पाता, तुरंत भाग जाता है, जो है नदी को पार करके वो भाग जाता है और चला जाता है फिर लाहौर और पंजाब वाले रीजन में चला जाता है। और वहाँ पे मंगबरनी और कुबाचा का थोड़ा बहुत जो है स्ट्रगल चलता है, वो हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो जलालुद्दीन पंजाब वाले रीजन में पहुंच के तुरंत इल्तुतमिश को पत्र लिखता है या किसी व्यक्ति को भेजता है और कहता है कि आप जो है ना हमारा साथ दीजिए। अर्थात जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से एक सहायता मांगी कि मेरी सहायता कीजिए, हम दोनों मिलकर चंगेज खां के परखच्चे उड़ा देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन इल्तुतमिश दिमागदार था, उसको पता था कि चंगेज खां भारत पर साम्राज्य फैलाने तो आया नहीं है, बस लूटने ही आया है, ये वापस चला जाएगा। उसने कोई जो है रिस्क नहीं लिया और मना कर दिया, प्यार से मना कर दिया जलालुद्दीन मंगबरनी को। नहीं सर, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, वैसे भी भारत जो है आपके लायक नहीं है, यहाँ पे जलवायु बहुत ही ख़राब है, आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, तो मैं क्या कर पाऊँगा। तो जलालुद्दीन मंगबरनी को इसने डिप्लोमेटिक तरीके से मना कर दिया और सफलतापूर्वक चंगेज खां के आक्रमण को भारत में होने से रोक दिया। तो चंगेज खां का आक्रमण यहीं तक हो पाया था, देख लीजिए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को नहीं तो वो समाप्त कर देता। यकीन मानिए, अगर दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश एक भी गलत कदम उठाता, तुरंत दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता। और यहाँ पर आज हम मंगोलों के बारे में पढ़ रहे होते। ठीक है, तो ये है, दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ रहे होते, मंगोलों के बारे में पढ़ रहे होते। तो समझ में आया आपको कि चंगेज खां के आक्रमण को सफलतापूर्वक भारत में नहीं होने दिया किस प्रकार से। ये पूरी कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ ताकि मज़ा भी आए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुबाचा का डर देख लीजिए, कुबाचा का डर कैसे ख़त्म हुआ। कुबाचा लाहौर को लेकर बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ही परेशान कर रहा था, लाहौर को बार बार अधिकार कर लेता था। 1216 में जब तराइन का तीसरा युद्ध मैंने आपको बताया था, यलदोजा को समाप्त किया गया, तो इल्तुतमिश ने एक गलती की कि उसने लाहौर पर अधिकार नहीं किया। इसी का फ़ायदा उठाकर कुबाचा ने तुरंत लाहौर पर अधिकार कर लिया फिर से। लेकिन इस बार लाहौर पर अधिकार तो किया और अपने साम्राज्य को भारत की ओर बढ़ाने लग गया, साम्राज्य को और विस्तारित करने लग गया। तो मजबूर होकर 1217 में युद्ध करना पड़ा कुबाचा से इल्तुतमिश को। मंसूरा के स्थान पर कुबाचा को हराया इल्तुतमिश ने और फिर से लाहौर छीन लिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद फिर से लाहौर कुबाचा के कब्जे में आ गया। लेकिन
आपको मालूम है टाइम कौन सा चल रहा है, 1220-21 आने वाला है ना। तो इल्तुतमिश ने नॉर्थ वेस्ट वाला जो ये रीजन है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब इसके मामले में वो बिल्कुल न्यूट्रल रहा। उसने कहा करने दो, कुबाचा जो करता है करने दो। अभी मेन डर किसका था? मेन डर मंगबरनी और चंगेज खां का था। तो इसलिए छूट दे दी इल्तुतमिश ने, करने दो जो करना है। लेकिन ज्यों ही 1227 में मृत्यु हो जाती है चंगेज खां की, चंगेज खां का डर समाप्त हो गया। उसके बाद मंगबरनी का भी डर समाप्त हो गया, वो भी चला जाता है। तो अब पूरी तरीके से फोकस करता है कुबाचा पर। तो 1227-28 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर हमला कर दिया और कुबाचा को बहुत बुरी तरीके से हराया और उसको कहा कि बिना किसी शर्त के तुम जो है ना अपना सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो बिना किसी शर्त के। लेकिन कुबाचा ने ये शर्त नहीं मानी और खुदकुशी कर ली। सिंध नदी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। 26 मई 1228 की रात को वो सिंध नदी में कूद गया और बाय बाय बोल गया, इस दुनिया को बाय बाय बोल गया। तो इस प्रकार कुबाचा का भी डर समाप्त हो गया। ठीक है, अब बंगाल समस्या। जो ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो अली मर्दान खां अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है बंगाल का और लखनौती को अपनी राजधानी बना लेता है। लखनौती आज बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है। तो इसको अपनी राजधानी बनाकर बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। अली मर्दान खां ये एक गवर्नर नियुक्त किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कि आप जो है बंगाल वाला रीजन संभालिए। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो अपने आप को ये स्वतंत्र घोषित कर देता है कि अब मुझे कौन रोकने वाला है। लेकिन 2 ही वर्ष के बाद 1212 ईस्वी में एक इवाज शाह नामक व्यक्ति ने अली मर्दान खां को मार दिया और बंगाल पर खुद अधिकार कर लिया और एक उपाधि ग्रहण की ग्यासुद्दीन की। अब इसका नाम हो गया ग्यासुद्दीन इवाज शाह। अब 1212 से लेकर बहुत सारे वर्षों तक, लगभग 10-12 वर्षों तक आसानी से ये शासन करता रहा, क्योंकि इल्तुतमिश बेचारा अभी तो चंगेज खां, कुबाचा, यलदोजा से ही परेशान था, अर्थात यहीं पर बिजी था वो। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में ही वो बिजी था, तो बंगाल की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। जब 1225 ईस्वी के आसपास वो फ्री हुआ तो उसने बंगाल के विरुद्ध अभियान किया, खुद गया वो बंगाल की तरफ। तो ज्यों ही बंगाल की तरफ गया त्यों ही इवाज शाह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। बोला कि हाँ हाँ मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ और मुझे यहाँ का शासक रहने दीजिए और मैं आपके अधीन रहूँगा, आप अपना गवर्नर के रूप में मुझे नियुक्त कर दीजिए। इल्तुतमिश ने ये कर दिया, मान गया। लेकिन जो ही इल्तुतमिश दिल्ली आता है, ग्यासुद्दीन इवाज शाह फिर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। उसके बाद होना क्या था, हार कर 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश खुद नहीं गया, उसने अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजा और नसरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और लखनौती पर भी अधिकार कर लिया। अपनी राजधानी लखनौती को बनाकर उसने वहाँ पर शासन शुरू कर दिया। तो अब दिल्ली सल्तनत की तरफ से नसरुद्दीन महमूद बंगाल संभाल रहा था। लेकिन 1229 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। नसरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, बहुत बड़ा लॉस हो गया इल्तुतमिश को। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। तो नसरुद्दीन महमूद वही है जिसकी याद में इल्तुतमिश ने भारत का सबसे पहला मकबरा बनवाया था। दिल्ली में मकबरा बनवाया था, सुल्तानगढ़ी मकबरा के नाम से ये फेमस है। आगे चलकर मैं तस्वीर भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो 1229 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के तुरंत बाद बंगाल पर फिर से अधिकार कर लिया। इस बार किसने किया? मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का ने। ये बंगाल के ही क्षेत्र में कुछ अधिकारी हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के अधीन, लेकिन इसने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया क्योंकि नसरुद्दीन महमूद मर चुका था। तो हालांकि 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल को अपने अधीन फिर से कर लिया और मलिक अलाउद्दीन जानी को वहाँ पर गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार बंगाल भी फाइनली इल्तुतमिश के अधिकार में आ गया। तो बंगाल समस्या भी इसने सॉल्व कर दी। कैसे सॉल्व की, ये पूरा इतिहास मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए
1226 में रणथंभौर को जीता। रणथंभौर का किला उस समय जीतना बहुत ही मुश्किल कार्य था, बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य था। उसको भी जीत लिया इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में। राजस्थान में ये पड़ता है। इसके अलावा 1227 ईस्वी में मंदसौर को जीता इल्तुतमिश ने। और 1231 और 32 ईस्वी के आसपास ग्वालियर अभियान पर गया था इल्तुतमिश। जब वो ग्वालियर अभियान पर गया था तो दिल्ली का जो शासन संभालने के लिए उसने अपनी बेटी को दे दिया था। रजिया को अपना शासन संभालने के लिए दे दिया था। और 1232 ईस्वी में जब वो ग्वालियर विजय करके आता है, हालांकि 1231 में ग्वालियर में एक शासक थे मंगलदेव, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो उसी विद्रोह को समाप्त करने के लिए ग्वालियर ये गया था। और 1232 में इसका ये अभियान सफल हो गया था और ये वापस आया था। तो इसने देखा इसकी बेटी ने शासन बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। इसने तुरंत घोषणा कर दी कि अगला जो सुल्तान बनेगा वो कोई सुल्तान नहीं होगा, वो सुल्ताना होगी। अर्थात वो कोई मेल नहीं होगा, वो लेडीज़ होगी, वो मेरी बेटी होगी रजिया। क्योंकि इसका बड़ा बेटा तो मर गया था, पहले से डिप्रेशन में था कि अब मैं किसको उत्तराधिकारी नियुक्त करूं, क्योंकि इसके बाकी जो बेटे थे बहराम शाह, मसूद शाह, ये योग्य नहीं थे, इसलिए इसको डर था। फिरोज शाह भी इसका बेटा था, ये योग्य नहीं थे, इसलिए इसने रजिया सुल्ताना को, या कहा जाए रजिया, सुल्ताना तो बाद में बनेगी, रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये घोषणा कैसे की थी कि मेरी जो उत्तराधिकारी होगी रजिया होगी? इसने एक स्पेशल सिक्के चलवाए थे, उसमें रजिया नाम लिखवाया था। तो ये घोषणा करने के लिए इसने रजिया नाम के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, मुद्रा चलवाई थी। तो उससे पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो रजिया होगी। और ग्वालियर जब विजय करके ये आता है ना, तुरंत ये बलबन को खरीदता है, बलबन को दास के रूप में खरीदता है। आगे चलकर गयासुद्दीन बलबन के बारे में आप पढ़ेंगे। गुलाम वंश का सबसे ताकतवर शासक बनेगा, सुल्तान बनेगा गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन को इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के बाद खरीदा था। तो गयासुद्दीन बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था, ठीक है। वो आगे मैं बता दूंगा फिर से आपको। इसके बाद भारत का पहला मकबरा जो सुल्तानगढ़ी मकबरा है, तस्वीर देख लीजिए, ये बनाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इसने अपने बेटे की कब्र पर ये मकबरा बनवाया है, दिल्ली में है। ये सुल्तानगढ़ी मकबरा दिल्ली में है। इसकी बेटे की मृत्यु हो गई थी, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी, आप जानते ही हैं, 1229 ईस्वी में। तो उसी की याद में इसने सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाया दिल्ली के अंदर। तो इसी कारण से भारत में मकबरा का पितामह या मकबरा का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे और पहली बार भारत में अरबी सिक्कों को चलवाने का श्रेय इसी को जाता है। वो अरबी सिक्के कौन से थे? टंका और जीतल। 2 सिक्के, टंका और जीतल, 2 प्रकार के सिक्के थे, टंका और जीतल। टंका जो था वो चांदी का बना हुआ था और जीतल जो था वो तांबे का बना हुआ था। टंका और जीतल जो अरबी सिक्के थे वो चलवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और भारत में पहली बार अरबी सिक्के इसी ने चलवाए। और इन सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखा हुआ करता था। टकसाल जहाँ पर सिक्के बनते थे, सिक्के ढलते थे या बनते थे, तो टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाने की परंपरा की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के द्वारा चालू की गई है। आज भी देखो चलती आ रही है। नोटों पर आप देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, जहाँ पर बनते हैं नोट तो उसका नाम लिखा होता है। वैसे ही उसमें भी ये परंपरा थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ, नोट कर लीजिएगा। इल्तुतमिश ने अपने शासन करने की सुविधा अनुसार एक 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था। मतलब 40 जो योग्य तुर्क अमीर थे या तुर्क सरदार थे, उनको मिलाकर एक ग्रुप बनाया था, एक दल गठित किया था। इसे चालीसा या चहलगानी कहा जाता था। तुर्क चालीसा या तुर्क चहलगानी कहा जाता था। तो चालीसा या चहलगानी का निर्माण या गठित करने वाला शासक कौन है, सुल्तान कौन है? तो इल्तुतमिश है, नोट कर लीजिएगा। और ये 40 योग्य तुर्कों वाला जो ग्रुप है, भले ही इल्तुतमिश ने बना दिया था, लेकिन ये रजिया को सर्वनाश कर देंगे।
हालांकि इल्तुतमिश के जितने भी बच्चे आएंगे उन पर ये हावी रहेंगे। ये 40 योग्य तुर्कों वाला जो ग्रुप है ये सत्ता में दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं और किंग मेकर का काम करते हैं। किसी किंग को उठाकर ज़मीन पर पटक देते हैं और किसी को रोड पे चलते हुए व्यक्ति को भी किंग बना सकते थे, इतनी पावर इनके पास आ गई थी। हालांकि गियासुद्दीन बलबन का जब टाइम पीरियड आएगा तो इस चालीसा या चहलगानी को वो समाप्त कर देगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित की थी, जस्ट अपने महल के सामने। उन मूर्तियों के गले में घंटियां बंधी होती थी या जंजीर लटकी होती थी। जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था वो उसको राजा को कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो घंटी को बजा दे, बस घंटी को या जंजीर को बजा देता था तो समझ जाते थे कि इस व्यक्ति को न्याय चाहिए, इसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, अब इसे न्याय चाहिए। तो इसलिए ये 2 मूर्तियाँ जो शेरों की स्थापित की गई थी। ठीक है, और कुतुब मीनार का जो कार्य शुरू करवाने वाला तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसको पूरी तरीके से कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो भी दिल्ली में ही है। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार के पास। ठीक है, और ऐबक का मकबरा लाहौर में है, ये याद रख लीजिएगा। और इसका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किस शासक का मकबरा कहाँ पे है। मुख्य तौर पर जो दिल्ली सल्तनत के जितने शासक हुए हैं और मुग़ल वंश के जितने शासक हैं उनका मकबरा कहाँ, ये पूछा जाता है। कभी भी परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसको सही करके आइएगा, इसलिए मैं एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मकबरा कि सभी शासकों के मकबरे एक ही वीडियो में हैं, वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के बारे में पूरी कहानी मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो इल्तुतमिश के बाद रजिया को अगला सुल्ताना बनना चाहिए था, क्योंकि इल्तुतमिश ने 1232 ईस्वी में ये घोषणा कर दी थी कि मेरा उत्तराधिकारी जो बनेगी वो मेरी पुत्री रजिया बनेगी। लेकिन ये हो ना सका। जो दिल्ली के तुर्क अमीर वर्ग थे या कहा जाए तुर्क सरदार थे, उन्होंने इल्तुतमिश के बेटे फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। मैं फैमिली स्ट्रक्चर आपको दिखा दूं इल्तुतमिश का तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह है जो अगला शासक बन गया था। इल्तुतमिश देख लीजिए, इल्तुतमिश है ये। तो इल्तुतमिश की 2 प्रमुख पत्नियां शाह तुर्कान और तुर्कान खातून। ये तुर्कान खातून कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री है। तो इल्तुतमिश भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम हुआ करता था, लेकिन इसी को दामाद भी बना लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अर्थात अपनी पुत्री तुर्कान खातून की शादी इल्तुतमिश से कर दी थी। और शाह तुर्कान के बच्चे जो इल्तुतमिश के पुत्र जो थे शाह तुर्कान की ओर से रुकनुद्दीन फिरोज शाह और बहराम शाह। इसके अलावा तुर्कान खातून की जो बेटी है रजिया सुल्ताना और नसरुद्दीन महमूद, इसकी मृत्यु हो चुकी है। और भी इल्तुतमिश के बच्चे थे और भी पत्नियां थीं, लेकिन इतिहास में इन्हीं का नाम आता है, बाकी का अननोन है, उसमें मतभेद हैं। तो फिलहाल ये जानिए फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बनना चाहिए था इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को, लेकिन ये हो ना सका और बन जाता है फिरोज शाह। फिरोज शाह शासक बन जाता है। 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन कुछ ही महीनों के लिए, 7-8 महीनों में गद्दी से उतर भी जाता है ये। लेकिन जितने भी दिन ये गद्दी पर बैठा रहा, ये जो है शासन इसकी माँ करती रही थी। शाह तुर्कान के हाथों में ही असली सत्ता की चाबी थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो एवं ही था, वो मौज मस्तियाँ ही करता था। तो शाह तुर्कान के ही हाथों में मुख्य चाबी थी, वही मालकिन थी। जब शाह तुर्कान रूल कर रही थी अपने पुत्र की ओर से, तो वो जो है ना अपनी सौतनों पर, जो उसकी तुर्कान खातून जो सौतन थी और भी जो इल्तुतमिश की पत्नियां होंगी और उनके जो बच्चे थे, उन पर बहुत ही अत्याचार कर रही थी। उसमें रजिया भी शामिल थी, रजिया पर भी अत्याचार हो रहा था। तो होना क्या था, कुछ महीनों के बाद रजिया सुल्ताना जो थी, अभी रजिया ही कहेंगे, अभी सुल्ताना तो नहीं बनी है, तो रजिया ने
एक दिन पब्लिक में गई, पब्लिक में सब इकट्ठा हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, कोई त्यौहार हुआ होगा उस समय, तो बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो वहाँ पे भाषण देना उसने शुरू कर दिया। लाल रंग के वस्त्र पहने थे। लाल रंग के वस्त्र पहनने का मतलब यही है कि न्याय की मांग कर रही थी वो। तो लोगों को उसने भाषण दिया कि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह सुल्तान बनने के लायक नहीं है, वो क्या आप लोग का भला कर पाएगा, आप लोग का भला मैं करूँगी, आपकी पूरी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगी, मुझे आप सुल्तान बना दीजिए। वैसे भी मेरे पिता ने 1232 में घोषणा की थी कि मैं ही अगली सुल्ताना बननी चाहिए, लेकिन ये हो ना पाया, तो प्लीज़ मुझे गद्दी पर बैठाइए। तो आम जनता के दिलों में उसने जगह बना ली। तो आम जनता ने उसकी मां को कैद कर लिया और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की हत्या हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठ जाती है वो रजिया सुल्ताना, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना। इसका टाइम पीरियड 1236 से 1240 रहेगा। 4 साल से कम ही इसका टाइम पीरियड है, लेकिन फिर भी इतने टाइम पीरियड में इसने ऐसा सा काम कर दिया कि आज हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। 10 नवंबर 1236 को इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसने राज्याभिषेक के बाद एक उपाधि ग्रहण की थी, उम्दत उल निस्वा। उम्दत उल निस्वा की उपाधि इसने ग्रहण की थी। तो इसके बाद रजिया सुल्ताना के बारे में ये जानिए कि रजिया सुल्ताना ने जेंडर इक्वालिटी स्थापित किया था। पुरुषों और स्त्रियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये प्रयास करने का किया था। और ख़ुद वो पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी। जो सुल्तान कोट पहना करते थे जिसे कूबा कहा जाता था, और सुल्तान जो टोपी पहना करते थे कूल्हा जिसे कहा जाता था, वो ही यही पहनती थी। तो ये बात कैसे रास आएगी दिल्ली के तुर्क अमीरों के लिए, क्योंकि दिल्ली के जो तुर्क अमीर या तुर्क सरदार वर्ग थे वो क्या करते थे, वो तो कट्टर इस्लामिक थे। और उस समय इतनी ज़्यादा कट्टरता थी कि महिलाओं को पर्दे के ही पीछे रखना मुनासिब समझा जाता था। तो और ये पुरुषों की तरह कपड़े पहन रही है, तो लोग इसके खिलाफ और भड़क गए। आम जनता तो इसको अपने दिल में लिए बैठी थी, लेकिन जो तुर्क अमीर थे, जो ऊंची ऊंची पोस्टों पर जो अधिकारी थे दिल्ली सल्तनत के, वो इससे नफ़रत कर रहे थे। और उसी में एक वजीर शामिल था, निजामुल मुल्क जुनैदी। ये तो इससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत कर रहा था। उसने रणनीति बनाना शुरू कर दिया कि रजिया सुल्ताना को कैसे गद्दी से हटाया जाए। तो उसने रणनीति इस तरीके से बनाई कि एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप में बदायूं के इक़्तिदार को भी शामिल किया, मलिक इजाउद्दीन महमूद सलारी को, और लाहौर और मुल्तान के जो इक़्तिदार थे या सूबेदार थे उनको भी शामिल किया। मुल्तान का उस समय जो इक़्तिदार या सूबेदार था कबीर खां आयाज था। लाहौर का इक़्तिदार मलिक अलाउद्दीन जानी था। ये मुख्य रूप से इसके ग्रुप में शामिल हो गए और इन्होंने रजिया सुल्ताना के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया। लेकिन रजिया सुल्ताना ने इनके विद्रोह का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, इनके विद्रोह को दबा दिया। और रजिया सुल्ताना ने क्या किया कि जितने भी विद्रोह कर रहे थे उनको पद से हटा दिया। कुछ को तो मार दिया और कुछ लोगों ने माफ़ी मांग ली। जैसे जो कबीर खां आयाज था मुल्तान का, इसने माफ़ी मांग ली, तो इसको लाहौर का इक़्तिदार बनाकर भेज दिया था। और अलाउद्दीन जानी को मार दिया, लाहौर के इक़्तिदार अलाउद्दीन जानी को मार दिया और सबको पद से हटा दिया। जितने भी इसके विरोधी थे इसको पद से हटा दिया और उन पर अपने व्यक्तियों को, अपने जो करीबी व्यक्तियों को पद पे बैठाने लग गई है। जैसे लाहौर का इक़्तिदार किसको बना दिया, कबीर खां आयाज को। कबीर खां आयाज मुल्तान का इक़्तिदार था, लेकिन इसने जाकर माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं आपका विरोध नहीं करूँगा, मैं आपके साथ हूँ। तो इसको लाहौर का इक़्तिदार बना दिया। और दो जो इक़्तिदार थे, बदायूं के इक़्तिदार और बठिंडा के इक़्तिदार, ये इसके बहुत करीबी थे। बदायूं का इक़्तिदार मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतगीन था और बठिंडा का इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया था। इतिहासकार बताते हैं कि बठिंडा का जो इक़्तिदार है मलिक अल्तुनिया, ये बचपन से ही रजिया सुल्ताना को प्यार करता था, इसी के साथ पला बड़ा है। लेकिन रजिया सुल्ताना ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना करीबी बना लिया जो तुर्की नहीं था। ये तुर्की नहीं था, ये अफ्रीकी मुस्लिम था। इसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत सबसे फेवरेट इसका था। इसे इसने बहुत बड़े पद पर दे दिया, आमीर आखूर। और उस समय गैर तुर्कियों को अगर बड़े पद पे बैठाया जाता था तो जो तुर्क अमीर वर्ग होता थे वो बिल्कुल विरोध करना शुरू कर देते थे। तो पहले से ही रजिया सुल्ताना के सब खिलाफ थे और ये ऐसा कदम उठाया रजिया सुल्ताना ने कि और इसके सब खिलाफ हो गए। इसने अफ्रीकी मुस्लिम जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर का पद दे दिया। अमीर आखूर का पद दिया और अफवाह फैल गई। हालांकि कई इतिहासकार बताते हैं ये अफवाह है,
कई इतिहासकार बताते हैं ये जो है सच बात है कि जो जलालुद्दीन याकूत से ये प्यार करने लग गई, रजिया सुल्ताना जलालुद्दीन याकूत से बहुत प्यार करने लग गई। ये बात भटिंडा के इक़्तिदार को पता लगती है, मलिक अल्तुनिया को, वो भी प्यार करता है रजिया सुल्ताना से, बचपन से ही एक तरफा उसका प्यार था, तो उसको बात ये अच्छी नहीं लगती है, तो वो विद्रोह करना शुरू कर देता है, तो जो है विद्रोह करना शुरू कर देता है। अब ये देख लीजिए मैप की सहायता से जो पहले इक़्तिदार हुआ करते थे और अभी इक़्तिदार क्या है, ये आप डिफरेंस देख लीजिए। पहले लाहौर का इक़्तिदार अलाउद्दीन जानी था, इसको मार दिया गया है। अब लाहौर का इक़्तिदार कबीर खां अयाज बन गया है। ये मैंने मैप में इसलिए दिखाया ताकि आप समझ पाएँ, डिफरेंस पैदा कर पाएँ। पहले इक़्तिदार कौन हुआ करते थे, अब किसको बना दिया। ठीक है, जब याकूत से प्यार करने की बात ये पहुँचती है भटिंडा, तो भटिंडा का जो इक़्तिदार अल्तुनिया था वो विद्रोह कर देता है। और दिल्ली में बैठी रजिया सुल्ताना को जब ये पता लगता है कि भटिंडा के इक़्तिदार ने, जो कि मेरा इतना करीबी है, उसने विद्रोह कर दिया, तो वो तुरंत ये भटिंडा की ओर रवाना हो जाती है, साथ में याकूत को भी ले जाती है। लेकिन वहाँ पर याकूत खां की हत्या कर दी जाती है और रजिया गुंडों में फंस जाती है। रजिया को कैद कर लिया जाता है। रजिया को जब कैद कर लिया जाता है, उसके बाद दिल्ली की जो गद्दी है वो बहराम शाह बैठ जाता है। बहराम शाह ये भी इल्तुतमिश का ही बेटा था, अर्थात रजिया सुल्ताना का ही भाई था, भले ही सौतेला भाई था लेकिन भाई था। तो बहराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है। बाद में ये बात रजिया को ये पता लगती है कि भटिंडा का इक़्तिदार अल्तुनिया और बहराम शाह ने पहले से ही समझौता कर रखा था और इसके तहत वो गद्दी पर बैठ गया। और तुरंत रजिया ने एक चाल चली, भटिंडा के इक़्तिदार से निकाह कर लिया, शादी कर ली, अल्तुनिया से शादी कर ली उसने। ठीक है, रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। उसके बाद एक सेना इकट्ठी की और ये कहा कि चलिए दिल्ली पर अटैक करते हैं, बहराम शाह को गद्दी पर हटाते हैं, मैं रानी तुम राजा बन के पूरा रूल करेंगे। अल्तुनिया मान गया। तो उसके बाद इन्होंने अपनी सेना इकट्ठे की। सेना ने जाकर हमला कर दिया दिल्ली के बहराम शाह की सेना पर, लेकिन बहराम शाह की सेना ने इनको बुरी तरीके से हरा दिया। रजिया हार गई, अल्तुनिया भी हार गया और ये वापस आ रहे थे, दिल्ली से लौटकर वापस आ रहे थे, तो कैथल के पास इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। और इस प्रकार से रजिया सुल्ताना का टाइम पीरियड भी हो जाता है समाप्त। 3 वर्ष कुछ महीने तक ये रूल कर पाई थी। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में ये कैथल के पास इसकी हत्या हो गई है। कैथल कहाँ पे है? ये हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है कैथल। वहीं पर कहते हैं कि अल्तुनिया और रजिया पेड़ के किनारे आराम कर रहे थे, लेकिन कुछ डाकुओं ने आके इनकी हत्या कर दी। कहते हैं कि बहराम शाह ने ही इनकी हत्या करवाई थी। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह का टाइम पीरियड 1240 से 1242 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, सिर्फ 2 साल ही रूल कर पाएगा। ये बहराम शाह का राज्याभिषेक अप्रैल 1240 में ही हो गया था। ज्यों ही दिल्ली से भटिंडा की ओर गई रजिया, तुरंत इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। अभी तक रजिया मरी नहीं थी, रजिया मरेगी बहुत दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मरेगी वो, लेकिन उससे पहले ही इसने अपना राज्याभिषेक करवा लिया। सारी कहानी तो आपको मालूम है। तो इसके टाइम पीरियड पर जो तुर्क अमीर वर्ग थे, तुर्क सरदार थे, उन्होंने एक नया पोस्ट बना दिया, नायब-ए-मुमलिकात का, अर्थात संरक्षक का पद था ये सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद था। जैसे एक प्रधानमंत्री होते हैं, जो उप प्रधानमंत्री होते हैं, उस प्रकार की ये कोई पोस्ट थी। ठीक है, जो चालीसा या चहलगानी आपको बताया था इल्तुतमिश ने शुरू किया था, उनसे भी ऊपर ये होता है। तो सुल्तान के जस्ट बाद इन्हीं का नंबर होता है, कह सकते हैं आप उप सुल्तान। तो ये तुर्क अमीर वर्ग लोगों ने या तुर्क जो सरदार थे, उन्होंने ये पोस्ट इसलिए बनाई थी ताकि सुल्तान पर कसा जा सके, सुल्तान पर कंट्रोल किया जा सके। सबसे पहले यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको कि तुर्क अमीर जो मैं कह रहा हूँ या तुर्क सरदार कह रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, दिल्ली सल्तनत में केवल सुल्तान ही नहीं हुआ करते थे। उस समय दिल्ली सल्तनत के अंदर अलग अलग पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी भी हुआ करते थे। उन्हें तुर्क अमीर कहा जाता था। तुर्की हुआ करते थे तो अमीर कहा जाता था उन्हें, या तुर्क सरदार कहा जाता था। मुख्य सत्ता की चाबी तो इन्हीं के पास होती थी। अगर ये सब मिलकर ये चाल है
कि सुल्तान को पद से हटाना है तो ये हटा भी सकते थे। हालांकि गयासुद्दीन बलबन का आगे जब टाइम आएगा तो उसने इसकी पूरी परिभाषा ही चेंज कर दी, सुल्तान की पूरी परिभाषा ही चेंज कर दी, सुल्तान को सुप्रीम कर दिया और तुर्क जो अमीर थे या तुर्क सरदार थे इनकी वैल्यू ही घटा दी। वो आगे चलकर देखेंगे। तो बहराम शाह के टाइम पर एक नया पोस्ट आया, नायब मुमलिकात। वो पोस्ट किसको दिया गया? ऐतगीन को दिया गया। ऐतगीन वही है जो रजिया सुल्ताना के टाइम पीरियड पर बदायूं का इक़्तिदार हुआ करता था। लेकिन जो ऐतगीन था ये कुछ दिनों के बाद अपने आप को सुल्तान बनने का प्रयास करता है। कुछ दिनों बाद वो सारे पावर इस्तेमाल करता है जो बहराम शाह एज ए सुल्तान करता है। तो सुल्तान की बराबरी करना चाहता है ये, तो इसलिए कारण से बहराम शाह को अच्छा नहीं लगता, वो ऐतगीन की हत्या करवा देता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नायब आता है बदरुद्दीन शंकर रूमी। बदरुद्दीन शंकर रूमी जब दूसरा नायब बनकर आता है तो बदरुद्दीन शंकर रूमी भी बहराम शाह की हत्या कराने की साजिश करता है। ये जब बहराम शाह को पता लगता है तो बहराम शाह इसकी भी हत्या कर देता है। तो जो तुर्क सरदार थे, तुर्क अमीर थे, वो बिल्कुल भड़क गए कि दो दो हत्याएं इसने कर दी। और उसी दौरान 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। मंगोलों ने बहुत परेशान किया, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को लगभग बहुत परेशान किया। तो 1241 में लाहौर पर मंगोल का आक्रमण हो जाता है। उस मंगोल आक्रमण को कंट्रोल करने के लिए एक वजीर महाजबुद्दीन को भेजा जाता है लाहौर की ओर, और महाजुबुद्दीन के साथ कुछ तुर्क सरदारों को भी भेजा जाता है। ये महाजुबुद्दीन वही है जिसे नियुक्त रजिया सुल्ताना ने किया था। रजिया सुल्ताना ने एक नया वजीर नियुक्त किया था ना, उसका नाम महाजुबुद्दीन था, वही है ये महाजुबुद्दीन। तो महाजुबुद्दीन लाहौर तो जाता है लेकिन वहाँ पर जाकर ऐसा षड्यंत्र रचता है जिसमें बहराम शाह को फंसा देता है। वो षड्यंत्र ये था कि महाजुबुद्दीन के साथ जितने भी जो तुर्क सैनिक गए थे या तुर्क सरदार गए थे उनको वो मरवा देता है। उसके बाद इल्ज़ाम लगता है बहराम शाह पर कि बहराम शाह ने मरवा दिया। तो होना क्या था, ये बर्दाश्त नहीं करते तुर्क, बाकी जो तुर्क अमीर थे वो तुरंत इसको गद्दी से हटा देते हैं और इसकी हत्या करवा देते हैं। तो 1242 में इसकी हत्या हो गई। किसकी? बहराम शाह की। तो 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह कौन है? ये इल्तुतमिश का पोता है बच्चों। जैसे इल्तुतमिश का जो बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर जब बैठा था उसी का बेटा है ये अलाउद्दीन मसूद शाह, उसी का बेटा है। ठीक है। इल्तुतमिश का बेटा फिरोज शाह है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना है, इल्तुतमिश का बेटा बहराम शाह भी है ना। तो फिरोज शाह जो था उसी का बेटा है अलाउद्दीन मसूद शाह, अर्थात अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश का पोता है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम पीरियड 1242 से 1246 ईस्वी तक रहता है। इसका जो पिता का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह था और इसके दादाजी कौन है? इल्तुतमिश हैं। इसके टाइम पीरियड पर जो नायब था वो मलिक कुतुबुद्दीन हसन था। इसके टाइम पीरियड पर जो नायब मुमलिकात का पद मिला था वो किसे मिला था? मलिक कुतुबुद्दीन हसन को मिला था। लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह भले ही सुल्तान था, इसकी शासन की जो वास्तविक शक्ति, सत्ता की वास्तविक शक्ति जो थी उस समय जो महाजुबुद्दीन वजीर था जिसकी नियुक्ति रजिया सुल्ताना के द्वारा हुई थी, उसी के हाथों में सत्ता की चाबी थी। लेकिन महाजुबुद्दीन गलती ये करता है, जो वजीर महाजुबुद्दीन गलती ये करता है कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी उन पर, जो तुर्क अमीरों की बड़ी बड़ी पोस्ट थी उनको हटाकर ये अपने व्यक्तियों को वहाँ पर नियुक्त करने का प्रयास करता है। और ये बात तुर्क अमीर वर्ग के लोगों को अच्छा नहीं लगता, तुरंत महाजुबुद्दीन की हत्या करवा देते हैं वो। ठीक है। तो उसके बाद नया वजीर आता है नजमुद्दीन अबू बकर। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के टाइम पीरियड पर एक नया वजीर बनकर आता है। और बलबन जो कि इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था, जिसे इल्तुतमिश ने खरीदा था, वो अलग अलग पोस्ट पर जो है नियुक्त किया गया था। फिरोज शाह के टाइम पर भी किसी पोस्ट पर था, रजिया सुल्ताना के टाइम पर भी पोस्ट पर था वो, बहराम शाह पर के टाइम पर भी वो जो है दिल्ली सल्तनत के ही किसी पोस्ट पर था। लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पीरियड पर उसका प्रमोशन हो जाता है।
धीरे धीरे वो प्रमोशन होता जाएगा। जब मैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताऊंगा तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताते रहूँगा कि किसके टाइम पीरियड पर क्या बना। ठीक है, अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आपको समझने में हो जाएगी। इसलिए अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पीरियड पर बलबन को अमीर हाजिब का पद मिल गया, मुख्य दरबारी अधिकारी। जैसे कोई मिलने आ रहा सुल्तान से तो जो चेकिंग करते हैं तब फाइनली वो सुल्तान से मिल सकता है, तो वो मुख्य दरबारी अधिकारी बना दिया गया, अमीर हाजिब का पद दे दिया गया बलबन को। ठीक है, बलबन क्या करता है, बलबन को जब ये पोस्ट मिलती है तो वो नसरुद्दीन महमूद, इसके बाद जो सुल्तान बनने वाला है, और नसरुद्दीन महमूद की एक माँ थी जिसका नाम था मलिकाए जहाँ, ये सब मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा देते हैं। उसके बाद जो अगला सुल्तान बन जाता है वो नसरुद्दीन महमूद बन जाता है। ठीक है, अब गद्दी पर बैठने वाला है नसरुद्दीन महमूद। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1246 से 1266 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसकी माता का नाम मलिकाए जहाँ था। इसके टाइम पीरियड पर मिनहाज उस सिराज इसका दरबारी कवि था। मिनहाज उस सिराज की एक किताब है जिसका नाम है तबकाते नासरी। इसी से हमें सारी जानकारी मिली है नसरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड की। नसरुद्दीन महमूद को ये बताया गया है कि ये बहुत ही सिंपल और सादा सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान आए सबसे सिंपल सबसे सादा सुल्तान यही हुआ करता था। ऐसा कहते हैं कि इसने जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था सुल्तान को जो आता था, या दिल्ली सल्तनत साम्राज्य से जो पैसा इकट्ठा होता था उसको कभी नहीं इसने खर्च किया, उसको लोगों में ही इसने खर्च किया। और खुद का जो जीवन यापन ये करता था ना, खुद काम करता था, टोपियाँ सिलता था। कुरान को ये एक नई कॉपी में लिखकर उसे बेचा करता था। जैसे कोई भी कुरान है तो उसको फ़ोटोस्टेट तो उसमें फैसिलिटी थी नहीं, तो कुरान की नकल करके लिखता था और अलग अलग कॉपियाँ बनाता था, उसको बेचता था, उसी से अपना ये जीवन यापन करता था। और नसरुद्दीन जो था वो नाम मात्र का ही सुल्तान था, क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर गयासुद्दीन बलबन नायब बन चुका था और पूरा जो शासन संभालने का जिम्मा है वो बलबन के ही हाथों में था। नसरुद्दीन तो केवल एक कठपुतली ही हुआ करता था। ठीक है, जो वास्तविक सत्ता थी ना वो बलबन के ही हाथों में थी। और बलबन और जो चालीसा या चहलगानी जो 40 तुर्कों का एक ग्रुप था वो सब मिलकर चलाते थे। नसरुद्दीन जो था ये नाम मात्र का ही एक सुल्तान था। और आगे चलकर नसरुद्दीन को अपना दामाद बना लेता है। बलबन क्या करता है, अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन के साथ कर देता है। और उसके बाद नसरुद्दीन जो सुल्तान था वो बलबन को एक उपाधि देता है, उलुग खां की उपाधि। बलबन को उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन ने दी थी। और अचानक ही मृत्यु हो जाती है किसकी, नसरुद्दीन महमूद की। 18 फरवरी 1266 को अचानक ही मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि जो बलबन था इसी ने जहर देकर मार दिया। कई कहते हैं कि अचानक इसकी नेचुरल ही मृत्यु हो गई, लेकिन क्या है हकीकत ये भी कंफर्म नहीं है। ये हो सकता है कि बलबन ने मारा हो, क्योंकि बलबन इसके बाद सुल्तान बन गया था। मगर ये भी देखा जाना चाहिए कि बलबन का तो ये दामाद था, तो क्यों मारेगा। खैर कुछ भी हो सकता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर नसरुद्दीन महमूद तक आपको अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि अब गुलाम वंश के सबसे पावरफुल सबसे ताकतवर शासक के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, गयासुद्दीन बलबन के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। और गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड 1266 से 1287 तक रहता है। देखिए नसरुद्दीन महमूद ने 20 सालों तक रूल किया लगभग, लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी गयासुद्दीन बलबन के ही हाथों में थी ना। तो ऐसे देखेंगे तो गयासुद्दीन बलबन जो था ना वो लगभग 40 सालों तक उसने इंजॉय किया सत्ता को, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड भी वास्तविक सत्ता गयासुद्दीन बलबन के ही हाथों में थी। बचपन का नाम बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन का जो बचपन का नाम था वो बहाउद्दीन था। बचपन में इसको मंगोल उठा ले गए थे बच्चों। ये जब बचपन में था इसको मंगोल उठा ले गए थे। मंगोल जब आक्रमण करते थे ना, धन संपत्ति तो लूट कर लेकर जाया ही करते थे, लेकिन कारीगर बच्चों जो सबको उठा कर ले जाया करते थे। बच्चों को ये बेच दिया करते थे। इसी का शिकार हुआ गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन को मंगोलों ने गजनी में बेचा और गजनी में ख़रीदने वाला ख्वाजा जमालुद्दीन थे।
ख्वाजा जमालुद्दीन ने गजनी में इसको ख़रीदा, इसको सिखाया पढ़ाया, लेकिन 1232 ईस्वी में दिल्ली में इसको बेच दिया गया और दिल्ली के सुल्तान ने इसको ख़रीद लिया। इल्तुतमिश जो उस समय दिल्ली का सुल्तान था उसने ख़रीद लिया। और इल्तुतमिश उस समय ग्वालियर विजय करके आया था, ग्वालियर अभियान करके आया था, उसमें विजय प्राप्त करके आया था। वो ग्वालियर को इसने अधिकार कर लिया था, ग्वालियर में मंगल देव का जो शासन था उस पर अधिकार कर लिया था। तो उसी खुशी में कहते हैं कि इल्तुतमिश ने कई गुलामों को ख़रीदा था, उसमें ग्यासुद्दीन बलबन भी था। तो ग्यासुद्दीन बलबन इतना होनहार, इतना टैलेंटेड था, धीरे धीरे इसका प्रमोशन होता गया। मैं अभी प्रारंभिक इतिहास ही बता रहा हूँ। ग्यासुद्दीन बलबन अभी 1266 में नहीं पहुँचा है, अभी गद्दी पर नहीं बैठा है, अभी इसके बचपन से लेकर 1266 के बीच का इतिहास बता रहा हूँ आपको। जब इल्तुतमिश ने इसे ख़रीदा, शुरुआत में तो पानी पिलाने वाले जो नौकर टाइप होते हैं वो बनाया था, वाटर कैरियर के पद पर बनाया था, लेकिन जल्दी ही ये पर्सनल बॉडीगार्ड हो गया, इल्तुतमिश का पर्सनल बॉडीगार्ड हो गया, अर्थात खासदार पद इसको दे दिया गया। इसको कौन सा पद दे दिया गया? खासदार पद दे दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद इसकी टैलेंट को देखते हुए, इसके शूरवीरता को देखते हुए इसको चालीसा का सदस्य बना दिया गया। जो इल्तुतमिश ने चालीसा जो शुरुआत की थी, चहलगानी की शुरुआत की थी, जिसमें 40 तुर्क होते थे, उसमें का सदस्य बना दिया गया। हालांकि जितने 40 सदस्य होते थे, 40वां रैंक इसका था, सबसे लास्ट में ये हुआ करता था। अब इसको सब पता था। ग्यासुद्दीन बलबन देख लीजिए, इल्तुतमिश के टाइम पर ही देखता आ रहा है। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड से लेकर नसरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड इसने पूरा देखा, इसको सारी कमजोरी पता था। तो अपनी जब ये सुल्तान बनेगा ना, तो सारी कमजोरियों को दूर कर देगा। अभी मैं आगे बताऊंगा आगे। जब रजिया का टाइम आया, रजिया सुल्ताना का टाइम पीरियड आया, तो इसका और प्रमोशन हो गया, अमीर शिकार बन गया। अमीर शिकार का पद वो होता है, जैसे जो सुल्तान थे जब शिकार पर जाया करते थे, तो वो अधिकारी जो शिकार की पूरी व्यवस्था करता था कि किस पर बैठ के जाएंगे सुल्तान साहब और कौन सा शिकार करने जाएंगे, किस जंगल में जाएंगे, ये सारी जो जिम्मेदारी होती थी उस अधिकारी की होती थी। उस अधिकारी को अमीर शिकार कहा जाता था। जब बहराम शाह का टाइम पीरियड आया, तो इसे अमीर आखूर का पद दे दिया गया। अमीर आखूर जो सुल्तान के जो शाही घोड़े होते हैं या शाही अश्वशाला जो होती है, उसका मेन हेड बना दिया गया, प्रधान बना दिया गया, या उसका अधिकारी बना दिया गया। मसूद शाह का जब टाइम पीरियड आता है, अलाउद्दीन मसूद शाह, तो अमीर हाजिब का पद बना दिया जाता है इसको, अर्थात मुख्य दरबारी अधिकारी। नसरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड पर तो वास्तविक सुल्तान कह सकते हैं यही था, नायब के पद पर ही आ गया था। अब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद ग्यासुद्दीन बलबन जो है सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनता है 1266 में। 1266 में इसका राज्याभिषेक होता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये लगभग 60 वर्ष की आयु का था जब ये गद्दी पर बैठा था। इसके जन्म का आता पता नहीं है, कि जो इतिहासकार है बताते हैं 1205 से लेकर 1210 के आसपास इसका जन्म हुआ था, लेकिन इतिहासकार एक मत नहीं है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब ये गद्दी पर बैठा था, ये बुजुर्ग हो गया था, लगभग 60 वर्ष की आयु के आसपास इसकी उम्र थी। इसने अपने विद्रोहियों का दमन करने के लिए एक ऐसी नीति अपनाई थी जिसके कारण ये सफल हो गया था। वो नीति थी रक्त और लौह की नीति। ये परीक्षा में अनगिनत बार पूछा गया है। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन किसके द्वारा शुरू की गई थी? ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। और जो इल्तुतमिश ने चालीसा या चहलगानी की स्थापना की थी, जिसमें 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। किसके द्वारा? ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा। ग्यासुद्दीन बलबन ने इसलिए समाप्त किया क्योंकि ग्यासुद्दीन बलबन को सारी कमजोरियां पता थी। अगर किसी सिस्टम में आप घुस गए हैं तो आपको उस सिस्टम की कमजोरियां पता लग जाएगी। जब आपको रूल करने के लिए दिया जाएगा या आपको मौका दिया जाएगा, तो आप सबसे पहले उन कमियों को दूर करेंगे। वही किया बलबन ने। तो चालीसा को समाप्त कर दिया गया ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा, और एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसे थ्योरी ऑफ किंगशिप कहते हैं, राजत्व का सिद्धांत दिया, जिससे सुल्तान की पद की जो गरिमा है वो बहुत बढ़ गई। क्योंकि इसको पता था कि अब तक जो जितने भी सुल्तान थे उन पर तुर्क जो अमीर थे, अमीर वर्ग थे, वो हावी रहा करते थे।
इसलिए इसने राजत्व का सिद्धांत दिया। अर्थात राजत्व का सिद्धांत कुछ नहीं है दोस्तों, इसने कुछ नियम बना दिए, कुछ लोगों को कुछ बातें बताई जिसको लोग फॉलो करेंगे तो इसका ऑटोमेटिक ही जो है इसका पद ऊपर हो जाएगा। अभी बातें मैं बताऊंगा, 4-5 बातें हैं उसने जो लोगों को फॉलो करने के लिए कहा, वही इसका राजत्व का सिद्धांत है। ठीक है, मतलब मैं राजा बना हूँ, मैं लोगों को 4-5 बातें बता देता हूँ कि भाई सबसे बड़ा जो है वो सुल्तान ही होता है, सुल्तान ही भगवान होता है। तो अगर लोग उसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो वैल्यू है भगवान के बराबर होगी। तो उसी तरीके से इसने कुछ सिद्धांत दिए, तो उस सिद्धांत के कारण इसका जो सुल्तान का पद है वो बहुत ऊंचा हो गया, सुल्तान ही सुप्रीम हो गया, बाकी इसके सामने कुछ नहीं रहे। जो तुर्क अमीर थे उनकी कोई वैल्यू नहीं रखी। ठीक है, अब राजत्व का सिद्धांत है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे बलबन ने बताया कि जो राजा होना चाहिए, जो सुल्तान होता है ना, वो किसी राजवंश से ही संबंधित होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जो राजा होना चाहिए या जो तुर्क अमीर की पोस्ट पर, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, वो लोग वही होने चाहिए जो किसी राजवंश से संबंधित हो या किसी उच्च कुल से संबंधित हो, निम्न जाति के ना हो, उच्च जाति के होने चाहिए। तो ये निम्न जाति के लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, बहुत ज़्यादा नफरत करता था। इसका ये मानना था कि जब भी ये निम्न जाति के लोगों को देखता है, इसकी आंखों में खून उतर आता है, इसकी हाथ जो है तुरंत तलवार पर चले जाते हैं, इसका मन करता है कि गला काट दे, इतनी ज़्यादा ये नफरत करता था। फिरदौसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है शाहनामा, उसमें इसने अपने आप को अफराशियाब के वंश का बताया है, एक ऊँचे वंश का बताया है। और बलबन ने ये भी कहा है, सुल्तान बनते ही इसने ये कहा कि जो सुल्तान होता है, ए मेरी प्रजा के लोगों, जो सुल्तान होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, नियाबत खुदाई होता है और जिल्ले इलाही होता है, अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर की छाया होता है। देख लीजिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, सुल्तान को का पद बड़ा बनाने के लिए क्या क्या नियम इसने बनाए। इसने कहा कि जो सुल्तान है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में आया है, अर्थात नियाबत खुदाई के रूप में आया है, और ईश्वर की छाया ही है, वो ईश्वर का एक तस्वीर ही है, एक प्रतिबिंब ही है। ठीक है, और इसका स्थान पैगंबर के ही बाद आता है, पैगंबर का सहायक के रूप में ही आया है वो इस पृथ्वी पर। इसीलिए सुल्तान जो भी काम करेगा वो उस काम सही ही करेगा, क्योंकि ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसी कारण से आम जनता को और जो तुर्क सरदार हैं उन्हें कोई हक नहीं है कि सुल्तान के द्वारा किए गए कार्यों की वो आलोचना करें। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कोई भी काम करेगा, चाहे सही या गलत है, कोई आलोचना नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक इसका जो पद रहेगा ऊंचा ही रहेगा, कोई दखलंदाजी नहीं देगा। ठीक है, इसने ये कहा कि बलबन के राजत्व का सिद्धांत में इसने ये भी कहा कि जो सुल्तान का हृदय होता है वो ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है, ईश्वर की कृपा उसमें बहुत होती है। इसके अलावा इसने ये भी कहा कि सुल्तान का जो पद है वो निरंकुश होना चाहिए। ठीक है, निरंकुश मतलब कोई भी अंकुश ना हो उस पर, कोई भी रोक टोक ना हो, सुल्तान के पद पर कोई भी रोक टोक ना हो, कोई भी डिसीजन उसको लेना हो तो किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। और उसने अपने एक पुत्र को एक लाइन बोली थी, वो लाइन परीक्षा में हूबहू पूछी जाती है कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक होता है। ये बात किसने किसको कही? इल्तुतमिश ने बुगरा खां, अपने बेटे बुगरा खां को कही। ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इतनी बातों के बावजूद भी बलबन का ये मानना था कि ईश्वर जो होता है वो एक व्यक्ति को सुल्तान इसलिए बनाता है, एक व्यक्ति को सुल्तान का पद इसलिए देता है ताकि वो अपनी प्रजा का कल्याण कर सके और उनके लिए अच्छे अच्छे काम कर सकें। ये भी इसका मानना था। और पांचवी बात, बलबन का ये मानना था कि सुल्तान जहाँ भी बैठे, जिस भी दरबार में बैठे, वो पूरी तरीके से सजा हो, भले वो दिखावटी हो लेकिन पूरी तरीके से सजा हो, ताकि सुल्तान की जो गरिमा है वो बनी रहे। तो ये नियम इसके थे, ये रूल करने का तरीका था। लोगों को इसने ये बताया कि इसको भगवान का रूप दिया जाए, भगवान का प्रतिबिंब समझा जाए। अगर किसी को आप भगवान मानेंगे तो उसकी आप पूजा ही करेंगे, उसके बारे में कुछ आलोचना कर नहीं पाएंगे, तो वो उसका पोस्ट जो है सबसे ऊंचा ही रहेगा। तो वही इसका करने का प्रयास था। ठीक है, और इसके अलावा एक त्यौहार जिसको नौरोज त्यौहार कहा जाता था, भारत में प्रारंभ करने का जो श्रेय है गयासुद्दीन बलबन को ही जाता था।
ये फ़ारसी त्यौहार है। फ़ारसी जो नव वर्ष होता है, जैसे हिंदू नव वर्ष होता है, जैसे फ़ारसी नव वर्ष जो होता है उसी के स्टार्टिंग में ये त्यौहार मनाया जाता है, नौरोज़ त्यौहार। इसे भारत में शुरू करने का प्रयास गयासुद्दीन बलबन ने ही किया था। इसके अलावा फ़ारसी परंपरा सिजदा और पेबोस, ये प्रारंभ किसने की? गयासुद्दीन बलबन ने। अपने दरबार में इसको प्रारंभ किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। इसका मतलब ये था, सिजदा का मतलब ये है कि सुल्तान से जो भी मिलने आए घुटनों पर बैठे और अपना सिर झुका के नमन करें। और पेबोस का मतलब ये है कि पेट के बल लेट कर उस सुल्तान के पैरों को चूमें। तो ये सभी प्रथाएं उसने शुरू की थी। इसका उद्देश्य यही था कि जितना मर्जी कोई अकड़ू बंदा आ जाए, जितना मर्जी कोई बहादुर बंदा आ जाए, जो सिजदा पेबोस करेगा तो उसकी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी, सुल्तान का पद जो है वो बड़ा ही रहेगा। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन की जो रूल जो किया 66 से 87 तक, जो सफलतापूर्वक रूल किया, उसमें बहुत बड़ा जो रोल निभाया है वो गुप्तचर ने निभाया है। तो गुप्तचर विभाग जो प्रारंभ किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस विभाग को बरीद मुमलिकात कहा जाता था। और जो गुप्तचर हुआ करते थे, जो व्यक्ति गुप्तचर हुआ करता था, वो बरीद कहलाता था। तो इससे उसके राज्य में क्या हो रहा है, क्या उसके खिलाफ षड्यंत्र मचाए जा रहे हैं, ये सब उसको मालूम पड़ जाता था। तो जिससे वो उसका दमन कर देता था और ये सफलतापूर्वक रूल करता था। ठीक है। इसके अलावा यूपी के अंदर गुणमुक्तेश्वर मस्जिद है, उसकी दीवारों पर इसने अपने आप को खलीफा का सहायक बताया है। खलीफा का सहायक बताया है इसने अपने आप को। तो दरबार में शराब उराब इसने पूरी बंद करवा दी, नाच गाना पूरा बंद करवा दिया, हंसी मजाक भी बंद करवा दिया, पूरा सीरियस माहौल बना दिया था बलबन ने। मुझे लग रहा है कि आप भूल जाएंगे ये, जैसे खलीफा का सहायक इसने कहाँ पर बताया है, ये सब याद कर लीजिएगा। पैगंबर के बाद का स्थान सुल्तान का होता है, ये भी इसने कहा है अपने राजत्व सिद्धांत में। ठीक है। जिल्ले इलाही अपने आप को कहा है कि ईश्वर का प्रतिबिंब या अल्लाह का प्रतिबिंब कहा है। नियाबत खुदाई कि भगवान का या अल्लाह का भेजा हुआ प्रतिनिधि इसने अपने आप को कहा है। तो इस सारी 4-5 चीज़ें जो हैं याद रखिएगा। ठीक है। खलीफा का सहायक, नियाबत खुदाई और जिल्ले इलाही और पैगंबर के बाद का स्थान सुल्तान का है, ये सब इसने कहा था। सैन्य विभाग का गठन किया इसने, दीवाने अर्ज, सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। और सैनिकों को कंटिन्यू जो पर मंथ के हिसाब से जो वेतन होता था वो देने का इसने शुरुआत किया। और जो सैनिक शहीद हो जाते थे, मर जाते थे, उनकी विधवाओं को सहायता, आर्थिक सहायता इसने दी है, उनके बच्चों को आर्थिक सहायता देता था ये। और जो दीवाने अर्ज जो सैन्य विभाग इसने शुरू किया था, उसके पहले नेता या पहले जो प्रमुख थे वो इमादुल मुल्क थे। इमादुल मुल्क वही हैं जो अमीर खुसरो के नाना हैं। अमीर खुसरो के नाना ही थे इमादुल मुल्क। अमीर खुसरो के बारे में भी आप आगे चलकर पढ़ेंगे, इसी दिल्ली सल्तनत के ही बारे में जब आगे मैं पढ़ाऊँगा तब अमीर खुसरो के बारे में आप पढ़ेंगे। बहुत ही टैलेंटेड थे अमीर खुसरो। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड पर मेवों की बहुत समस्या थी। मेवों का आतंक मचा हुआ था। मेवो एक अलग प्रकार की जनजाति के लोग थे जो मुस्लिम ही हुआ करते थे। और ये रहते कहाँ थे? हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान वाले क्षेत्र में रहा करते थे। जिस क्षेत्र में ये बसे थे ना, उस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता था। क्या क्षेत्र कहा जाता था? मेवात क्षेत्र कहा जाता था। और जिस क्षेत्र में ये बसे थे, जो ये जनजाति थी, इनकी जनजाति को क्या कहते थे? मेवो कहा जाता था या मेवाती कहा जाता था। और इनका आतंक बहुत मचा हुआ था उस समय दिल्ली में खासकर दिल्ली में ये अटैक करते थे, धन दौलत तो लूटते थे और बहू बेटियों को उठाकर ले जाते थे। तो ये इससे परेशान था गयासुद्दीन बलबन, लेकिन इनके आतंक को समाप्त कर दिया गयासुद्दीन बलबन ने। तो मेवो के आतंक को समाप्त करने का श्रेय गयासुद्दीन बलबन को जाता है। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड पर बंगाल में विद्रोह हुआ था। ये जो गवर्नर आपको लिखा हुआ है, गवर्नर ऑफ बंगाल, तुगरल खां जो था, ये बंगाल में ही एक सूबेदार के तौर पर या राज्यपाल के तौर पर या गवर्नर के तौर पर गयासुद्दीन बलबन ने नियुक्त किया था। लेकिन 1275 में तुगरल खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बोल दिया मैं स्वतंत्र हूँ, मैं दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं हूँ। 1275 में ऐसा किया। तो उसके लिए जब विद्रोह हुआ
तो गयासुद्दीन बलबन ने सबसे पहले तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने अवध के गवर्नर को भेजा, लेकिन वो असफल हो गया। और दूसरी बार इसने अपने बेटे बुगरा खां को भेजा, वो भी असफल हो गया। फिर तीसरी बार खुद गया, ये खुद अपने बेटे बुगरा खां के साथ गया और तुगरल खां की हत्या कर दी और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और जो बुगरा खां था इसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया, बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब बंगाल में कौन है? बुगरा खां है। बंगाल में बुगरा खां जो इसका बेटा है, याद रखिए, गयासुद्दीन बलबन का, आगे इसका नाम फिर आएगा। और 1285 में बलबन का जो बड़ा बेटा था उसका नाम था शहजादा मोहम्मद, और एक दूसरा बेटा जो बुगरा खां था वो बंगाल का गवर्नर बना दिया गया है। और 1285 में बलबन का जो बड़ा बेटा शहजादा मोहम्मद था वो मंगोलों के आक्रमण में मारा गया। मंगोलों ने जब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, जो आज पाकिस्तान और कह सकते हैं उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर अटैक किया। वहाँ पे मोहम्मद था, शहजादा मोहम्मद वहीं पे नियुक्त किया गया था। और जब उस अटैक में जब ये युद्ध करता है तो ये मारा जाता है। तो 1285 में मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन अपने बेटे को ये शहीद आजम की उपाधि देता है। शहीद आजम की उपाधि इसने शहजादा मोहम्मद को दी थी, जो शहीद हो गया था या मारा गया था 1285 में। लेकिन 1.5-2 साल के अंदर इसकी भी मृत्यु हो जाती है। पुत्र वियोग में एकदम बिल्कुल टेंशन में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब ये मरने वाला होता है, पूरा डिप्रेशन में आया था, इसको पता होता है मैं मरने वाला है, तुरंत ये बुगरा खां को बुलाता है। बुगरा खां वही है जो बंगाल का गवर्नर है। बुगरा खां को बुलाता है, बेटा मैं अब मरने वाला हूँ, आप जो है ना दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य संभालिए, ये कहता है गयासुद्दीन बलबन। लेकिन बुगरा खां मना कर देता है, कहता पिताजी मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप जो है ना क्या खुसरो को नियुक्त कर दीजिए। तो बलबन क्या करता है, क्या खुसरो को नियुक्त कर देता है। क्या खुसरो कौन है? शहजादा मोहम्मद। तो बलबन मरने से पहले क्या खुसरो को कहा जाता है कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। ये किसका बेटा था? शहजादा मोहम्मद का बेटा था, जो मारा जा चुका है। लेकिन ये हो नहीं पाता। दिल्ली के कोतवाल की एक पोस्ट हुआ करती थी उस समय, फ़खरुद्दीन मोहम्मद उस पोस्ट पर बैठे हुए थे। उन्होंने कै खुसरो को नहीं नियुक्त किया, एक रणनीति अपनाई, कूटनीति अपनाई, कै खुसरो को ना बनाकर कैकुबाद को बना दिया। जब बलबन की मृत्यु हुई ना तो कैकुबाद को अगला सुल्तान बना दिया। और कैकुबाद बुगरा खां का बेटा था। कैकुबाद बुगरा खां का बेटा था। तो इस प्रकार कै खुसरो ना बनकर कैकुबाद बन गया। और बलबन की मृत्यु हो गई 1290 में। बलबन की जो कब्र है या बलबन का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब पढ़ते हैं कैकुबाद के बारे में। कैकुबाद का टाइम पीरियड 1287 से 1290 ईस्वी तक रहेगा। बलबन की जब मृत्यु होने वाली होती है उससे पहले ही अपना उत्तराधिकारी कै खुसरो को बनाता है, लेकिन ये बन नहीं पाता। दिल्ली का जो कोतवाल फ़खरुद्दीन मोहम्मद था वो कैकुबाद को सुल्तान बना देता है, और जो कै खुसरो को ये मुल्तान का सूबेदारी दे देता है, मुल्तान का सूबेदार बना देता है। ठीक है। और कैकुबाद 17-18 साल की उम्र का था जब ये सुल्तान बन गया था। और इसके दादाजी जो थे बलबन, कैकुबाद के दादाजी वो बलबन थे। इन्हीं ने इनको पाला पोसा है। और बलबन आपको मालूम है उसका करैक्टर कैसा है, एकदम जो है बिल्कुल सीरियस रहने वाला। दारू शराब इसने पूरा बंद करवा रखा था। तो कैकुबाद भी 17-18 साल की उम्र में इसने कुछ नहीं देखा था, ना दारू शराब का इसको शौक़ था, ना लड़कियों का शौक़ था। बिल्कुल सीधा साधा एक लड़का था, एक सभ्य लड़का था। लेकिन ज्यों ही ये गद्दी पर बैठा तो इसका एक दोस्त बन गया, निजामुद्दीन। ये निजामुद्दीन फ़खरुद्दीन मोहम्मद का दामाद है। जो फ़खरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का कोतवाल था उसी का दामाद है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन भी दिल्ली सल्तनत के अधीन दरबार में किसी पोस्ट पर था। तो सुल्तान के साथ दोस्ती कर लेता है, सुल्तान को बुरी आदतें ये दिलवा देता है। और सुल्तान को इतनी छूट कभी मिली नहीं थी, और इतनी अय्यास करने का उसको पूरा छूट मिल गया। उसके दादाजी मर गए हैं, उसके पिताजी जो बुगरा खां हैं वो तो कहाँ पे हैं, वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ बंगाल में हैं। तो इसके ऊपर कोई रोक टोक थी नहीं, तो इसने पूरी अय्यासी की। लड़कियों का इसने पूरा जो शौक़ रखा, और दारू शराब का पूरा शौक़ रखा। तो जो वास्तविक सत्ता संभाल रहा था निजामुद्दीन ही संभाल रहा था। निजामुद्दीन ये चाहता ही था ये इसी में फंसा रहे और निजामुद्दीन आगे बढ़ जाए, अगला सुल्तान बन जाए, ये निजामुद्दीन चाह रहा था। जब ये बात
कैकुबाद के पिता को पता लगती है कि बुगरा खां को पता लगती है कि जो कैकुबाद है ये बिल्कुल नशे में चूर है और निजामुद्दीन उसको गलत आदतें दिलवा रहा है, तो वो बंगाल से दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। और निजामुद्दीन कैकुबाद को कहता है कि देखो तुम्हारे बाप ने तुम पर अटैक कर दिया, जाओ तुम भी अटैक करो। उधर से पिता अपने पुत्र को मिलने के लिए आ रहे हैं, इधर से बेटा जा रहा है लड़ाई करने के लिए। लेकिन 1288 ईस्वी में बुगरा खां और इसका बेटा कैकुबाद की भेंट होती है घाघरा नदी के पास। यूपी के अंदर घाघरा नदी के पास इनकी भेंट होती है और 2-3 दिन मिलते हैं, गले मिलते हैं और बात करते हैं। कैकुबाद को समझाता है अच्छे से बुगरा खां कि बेटा ऐसा मत करो, किस्मत वालों को सुल्तान का पद मिलता है, आपको इतनी छोटी उम्र में सुल्तान का पद मिल गया, उसको संभाल के रखो, वेस्ट मत करो। और निजामुद्दीन जो है ना वो आपको बर्बाद कर देगा, उसको तुरंत भगाओ। तो कैकुबाद समझ जाता है। कैकुबाद जब वापस आता है दिल्ली, निजामुद्दीन को कहता है कि भैया आपकी हो गई है छुट्टी, आपको मैं मुल्तान में कोई पोस्ट दे रहा हूँ, आप भले ही सूबेदार बन जाइए। लेकिन निजामुद्दीन टाल मटोल करता है, तो कैकुबाद को गुस्सा आता है, जहर दिलवा देता है। निजामुद्दीन की हत्या हो गई, जहर दिलवा दिया कैकुबाद ने। ठीक है, उसके बाद कैकुबाद ने क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलंदशहर का राज्यपाल बना दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ना कहें तो ठीक रहेगा, केवल फिरोज कहें, क्योंकि अभी इसका नाम फिरोज है। जब ये आगे चलकर खिलजी वंश की स्थापना करेगा तब इसका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा आएगा। तो फिरोज के बारे में बता दूं, फिरोज और इसका भाई शहाबुद्दीन था, ये बलबन के टाइम पीरियड पर दिल्ली सल्तनत में काम करते थे, दिल्ली सल्तनत में किसी पोस्ट पर थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में किसी पोस्ट पर थे और बलबन ने फिरोज की टैलेंट को देखते हुए इसको समाना का गवर्नर बना दिया था या समाना का राज्यपाल बना दिया था। पंजाब में पटियाला वाले क्षेत्र के आसपास जो क्षेत्र था वो समाना कहलाया करता था, समाना का राज्यपाल बना दिया फिरोज को। लेकिन कैकुबाद का जब टाइम पीरियड आया उसने फिरोज को बुलंदशहर का राज्यपाल बना दिया और बड़ा क्षेत्र दे दिया। इसके अलावा कैकुबाद ने जलालुद्दीन को या फिरोज को शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी। ये सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। शाइस्ता खां की उपाधि भी फिरोज को किसने दी थी, कैकुबाद ने दी थी। और कैकुबाद निजामुद्दीन का साथ भले ही छोड़ चुका था, लेकिन दारू शराब और लड़कियों की आदत नहीं छोड़ी थी उसने। और कुछ ही वर्षों के बाद 1290 ईस्वी में इसको लकवा मार गया। मात्र 20-21 साल की उम्र का लड़का था, लकवा मार गया इसको। देखिए दारू जो शराब है, नशे, कितनी बुरी आदत है। तो लकवा मार गया। तो उसके बाद इसके बेटे को गद्दी पर बैठाया गया। इसका बेटा था क्यूमर्स, कैकुबाद का बेटा था। कौन था, क्यूमर्स। कैकुबाद के बेटे को गद्दी पर बैठाया गया और इसका संरक्षक बना फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो आगे बनेगा। फिरोज खिलजी इसका संरक्षक बना, लेकिन जल्दी ही उसने कुछ ही महीनों में क्यूमर्स की हत्या कर दी। क्यूमर्स की उम्र 3-4 साल ही थी। 3-4 साल का एक छोटा सा बच्चा था। इसी के नाम पर सत्ता संभाल रहे थे तुर्क अमीर, और जिसका संरक्षक बना हुआ था फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी ने इस बेचारे 3-4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। और उसके बाद जो कैकुबाद था, जो कि जिसको लकवा मार गया था, उसको ये चादर में लपेटता है जलालुद्दीन या फिरोज, उसको यमुना नदी में फेंकवा देता है। यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ दिल्ली, आप जानते हैं ना, तो यमुना नदी में फेंकवा देता है। तो होना क्या था, उसके बाद क्यूमर्स की भी हत्या होगी, कैकुबाद भी चला गया। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक नए वंश की स्थापना करता है, खिलजी वंश। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश समाप्त होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक ही वीडियो में खिलजी वंश पढ़ा दूंगा, जिसकी शुरुआत फिरोज खिलजी के द्वारा हुई थी, जिसकी स्थापना फिरोज खिलजी के द्वारा हुई थी। आगे चलकर ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जाना जाएगा। तो इसी ने गुलाम वंश का सत्यानाश कर दिया। होप आपको ये कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं रह गया होगा। कोई डाउट तब भी रह गया है तो आप कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।